Welcome to my class, my dear student. Myself, Dr. Duleshwari Temre, Assistant Professor, Political Science, Department of Higher Education, Government College Nagda, Madhya Pradesh, बालाघाट। मौलिक अधिकार, माई टॉपिक मौलिक अधिकार कैसे करते हैं, हमारे लर्निंग के आउटकम है। मौलिक अधिकार के बारे में हम जानेंगे। मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार की आवश्यकताओं क्या महत्व है, भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है, संदर्भ क्या है, मौलिक अधिकार का क्या अर्थ है एवं उसकी क्या परिभाषा है। मौलिक अधिकार का अर्थ एवं परिभाषा, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और राज्य के द्वारा इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। मौलिक अधिकार कहलाते है। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, मौलिक अधिकार सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है। यह सर्वाधिक विस्तृत इसीलिए है क्योंकि अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 24 अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता के बारे में, जाति धर्म वंश लिंग के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 में 450 शब्दों का वर्णन किया है। यह विस्तृत अधिकार पत्र है। मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। मौलिक अधिकार सीमित है। सीमित का मतलब ये होता है कि यह असीमित नहीं है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में व्यक्ति शरण ले सकता है। मौलिक अधिकार की रक्षा की व्यवस्था, हमारे मौलिक अधिकार जो है संविधान के द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इनकी रक्षा की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। प्राकृतिक अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। मौलिक अधिकारों में जो प्राकृतिक अधिकार है उनके लिए कोई स्थान नहीं है। वे अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है जो संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है, और संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उन्हीं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व, मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ होते हैं। मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ होने के इनकी आवश्यकता का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? हमारे संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक, संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे कि ब्रिटेन का अधिकार पत्र है ना 1215, वैसे ही मतलब ये भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। जब संविधान का निर्माण किया गया तब संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जो लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो 6वां मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। परिभाषा, अनुच्छेद 12 में परिभाषा, यह राज्य की परिभाषा प्रदान करता है। मूल अधिकार से असंगत या उनका अतिक्रमण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13 में। वर्तमान में जो अभी जो एट प्रेजेंट है 1944 संविधान संशोधन 1978 के बाद वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसमें शिक्षा को भी जोड़ा गया है। मौलिक अधिकार के लिए सूचना का अधिकार भी प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं कि राइट टू इक्वलिटी क्या है। राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार किसे कहा जाता है, और समानता का अधिकार से क्या तात्पर्य है। तो ये हमारे संविधान के मौलिक भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समानता। अब ये जो विधि के समक्ष समानता, ये विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब कानून के नजरों में सभी लोग समानता। ये विधि के जो समक्ष जो समानता, ये जो शब्द है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि के समक्ष समानता का मतलब कानून के नजरों में सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो, लेकिन वह कानून के नजरों में क्या है, समान है। इसके बाद कानून का समान संरक्षण। कानून का समान जो संरक्षण है, यह जो वाक्य है यह अमेरिका के संविधान से दिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से दिया गया है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14, और इसमें अगर हम बात करते हैं समानता की, तो एक थर्ड जेंडर
थर्ड जेंडर जो मतलब 2014 में इसको जो किन्नर है, किन्नर को मतलब भी समानता का अधिकार प्राप्त है। अगर वो अपनी वोटर आईडी या पहचान पत्र में उनके जैसे हमारे इसमें अगर हम पुरुष है तो पुरुष लिखा होता है, महिला है तो महिला लिखा होता है, वैसे उनके इसमें किन्नर लिखा होता है, ताकि उनको भी मतलब नौकरियों में या स्कूलों में, कॉलेजों में उनको भी मतलब समानता का अधिकार प्राप्त हो। अनुच्छेद 15 कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी वंश में हो, मूल वंश जो कहा जाता है वो लिंग, लिंग मतलब स्त्री पुरुष महिला, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। या ये सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थल बोले तो जैसे कि सार्वजनिक स्नान गृह हो गए, सिनेमा हॉल हो गया, शौचालय हो गया, या ऐसे सार्वजनिक स्थल जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं वो सार्वजनिक स्थल कहलाते हैं। तो ऐसे स्थलों पर भी इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का मतलब होता है अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी जन्म स्थान से हो, वह उसको मतलब नौकरियों में समान अवसर दिया जाएगा। नौकरियों में समान अवसर मतलब वो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो महिला है या पुरुष है, मतलब उनको नौकरी प्राप्त करने का, नियुक्ति का समान अवसर दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 की हम बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब ये होता है छुआछूत का अंत कर दिया गया है। छुआछूत का मतलब छूने मात्र से अपवित्र समझा जाता था, तो इसको अंत कर दिया गया है। मतलब 1955 में एक अधिनियम बना था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, है ना। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद फिर 1989 में एक अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम बना। इस प्रकार से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 18 जो कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब यह है कि ब्रिटिश शासन काल में जिस प्रकार की उपाधियां जैसे केसरे हिंद हो गया, राणा हो गया, तो ये जो इस प्रकार की जो उपाधियां दी जाती थी, इन उपाधियों का अंत कर दिया गया और शिक्षा से संबंधित, शिक्षा या सेना से संबंधित उपाधियां उन्हीं को दिया जाएगा। और वो भी जैसे पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, ये जितने भी प्रकार की जो उपाधियां होती है जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, इसमें राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। और अगर विदेशी सरकार से अगर वह कोई व्यक्ति जो उपाधि दी जाती है तो इसमें जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती, वह किसी भी प्रकार की उपाधि को ग्रहण नहीं करेगा। तो इस प्रकार से उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब यह है कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसका वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 19 जो आता है ये कहता है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयों कुछ अधिकारों का संरक्षण। अब ये देखिए इसमें वाक स्वतंत्रता, इसके बाद आता है वाक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन है जो मैंने आपको बताया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, तो वैसे यहाँ पे जो था वो अनुच्छेद 19 में था तो उसको हटा दिया गया और अब इस प्रकार से 6 प्रकार की क्या है स्वतंत्रता प्राप्त। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति उसको अपने विचार रखने की, बोलने की, भाषण देने की क्या है स्वतंत्रता है। तो इसमें प्रेस की भी आ जाती है, वह अपने विचार प्रेस में भी रख सकता है, मीडिया के माध्यम से रख सकता है, दूरदर्शन के माध्यम से रखता है। तो ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब अनुच्छेद 19 का शांति पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह होता है कि वह अपने विचारों को रखने के लिए सम्मेलन कर सकता है, सभा कर सकता है, बिना शस्त्र एवं अस्त्र रहित। मतलब इसमें किसी भी प्रकार के शस्त्र एवं अस्त्र की जरूरत नहीं होती और वह क्या कर सकता है, शांतिपूर्वक रूप से सम्मेलन कर सकता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता मतलब वह संघ बना सकता है, अपना समुदाय बना सकता है, इसकी भी स्वतंत्रता हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में दी गई है। अनुच्छेद 19 भारत में आने जाने की। भारत के किसी भी क्षेत्र में उसको किसी प्रकार का कोई वीजा प्राप्त करने की जरूरत नहीं। जैसे कि अगर हमें अमेरिका जाना है तो वीजा की जरूरत होती है, अमेरिका के निवासी को भारत में आना है तो वीजा की जरूरत होती है। लेकिन हमारा जो अनुच्छेद 19 कहता है, जो चौथा है, वो भारत के क्षेत्र में कहीं पर भी आ जा सकता है। उसके बाद भारत क्षेत्र में निवास करने की, वह भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है। पहले ये था कि वह जम्मू कश्मीर में निवास नहीं करेगा, लेकिन क्या हुआ कि जो 370 जो धारा हटा दी गई, तो अब हम जम्मू कश्मीर में भी जाके निवास कर सकते हैं।
व्यापार अपने व्रती के लिए मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए वह क्या कर सकता है, भारत में कहीं पर भी जाकर के, कि भारत के किसी भी कोने में जाकर के क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। अनुच्छेद 20, अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, अपराधों के लिए दो स्थिति के संबंध में, अपराधों के लिए दो स्थिति के संबंध में का मतलब ये होता है कि आप एक अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसे क्यों नजरबंद बनाया गया है, उसका क्या अपराध है, जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो सकता तब तक उसे किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन जब उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो वह वैध माना जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब सभी को जीने का अधिकार प्राप्त है। अभी 21 की अगर हम बात करते हैं, तो जब संकट काल की घोषणा होती है, फॉर एग्जाम्पल संकट काल की घोषणा तो अभी मतलब अनुच्छेद 352 के तहत 3 बार हुई है, अनुच्छेद 356 के तहत तो 100 से अधिक बार हो गए, लेकिन 360 के तहत अभी एक भी बार नहीं हुई है। तो ये जो सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद 21 है यह निलंबित नहीं होता, क्योंकि सभी को क्या है, जीने का अधिकार प्राप्त है। अब 21 का ये 19 मतलब 2003 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया, मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, क्योंकि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का जो बालक होता है उसको शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, उसका मतलब उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से और निरोध संरक्षण, मतलब यह है कि आपने उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया है, अगर आपने गिरफ्तार किया है वैध है या अवैध है, ये आपको न्यायालय में बताना पड़ेगा, और आप 24 घंटे से अधिक किसी को गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं। तो ये मतलब गिरफ्तारी से के संबंध में ये अधिकार दिए गए। तीसरा आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन, अनुच्छेद 23 से 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब यह है कि अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, मतलब मानव के दुर्व्यापार, मतलब मनुष्य के क्रय एवं विक्रय, बेगार मतलब जबरदस्ती से जो श्रम लिया जाता है, जैसे कि बॉन्डेड लेबर होता है, खेती और मजदूर। आज के मतलब कुछ समय पहले की बात है, अगर हम 50 साल पहले या 100 साल पहले की हम बात करते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ भी हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में जो खेती के काम के लिए जो मजदूर रखे जाते थे, तो उनको 2 महीने या एक साल के लिए रखा, जैसे किसी को सालबंदी कहा जाता था या महीन क्या कहा जाता था। तो इस प्रकार के जो श्रम है, जो बॉन्डेड लेबर जो होता है, ये इसको भी मतलब क्या है, जबरदस्ती, इसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया है अनुच्छेद 23, मतलब आप किसी से भी किसी प्रकार का जबरदस्ती से श्रम नहीं ले सकते हो। कारखानों आदि में बालकों के लिए, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र तक के बालकों को आप कारखानों में काम करने के लिए नहीं बोल सकते, अगर आप ऐसा करते हो तो ये बाल श्रम की श्रेणी में आता है, और आपको मतलब सजा भी हो सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, और इसमें अनुच्छेद 25 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, जो सिख कृपान धारण कर सकता है, ये इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 26 की हम बात करते हैं, तो धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई, वो अपने धर्म के कार्यों का प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट, इसका मतलब ये होता है कि अगर धार्मिक कार्यों से कोई धन प्राप्त होता है तो उस पर टैक्स नहीं लगाएगी सरकार, कर नहीं लगाएगी। राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध, मतलब जो राज्य के द्वारा जो संचालित शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी भी प्रकार के धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये कहा गया है इसमें। अब ये आता है कि अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा के लिए जो है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, तो अनुच्छेद 29 मतलब अपनी भाषा एवं धर्म एवं भाषा एवं लिपि को सुरक्षित रखने का सबको अधिकार है। अनुच्छेद 30 शिक्षा एवं संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है कि वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को खोल सकता है, कर सकता है। ये आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसको अनुच्छेद 32 में कहा गया कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार को प्रवर्ती करने के लिए उपचार, मतलब अगर कोई संविधान के इस भाग का क्या करता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति जो है वह कहा जा सकता है, न्यायालय में शरण ले सकता है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि यह उस मतलब उस अधिकारी के ऊपर लगाया कि आपने जो बंदी बनाया गया है तो वह क्यों बनाया गया है, क्या कारण है कि आपने उसको बंदी बनाया गया है, यह उसको मतलब क्या करते हैं, बंदी बनाए जाने का कारण अगर वैध है या अवैध है उसको साबित करना होता है। फिर परम आदेश का मतलब ये होता है कि यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक क्षेत्र का
क्या करता है, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तब लगाया जाता है। प्रतिषेध यह सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों को निम्न न्यायालयों के द्वारा लगाया जाता है कि यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है तो तुम ये काम मत करो। यह मतलब ये किसी उच्च न्यायालय को या मतलब ये भेजने के लिए लगाया जाता है कि आप के पास जो भी हो मतलब भेजिए, यहाँ पे करके ये बताया जाए। प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न करने, अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति पदाधिकारी ऐसे रूप में कार्य करता है जो कि उसको उस कार्य करने का अधिकार नहीं है, तो ये उस समय लगाया जाता है। अनुच्छेद 35 में कहा गया कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में संसद की शक्ति के बारे में कहा गया है। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि मतलब जहाँ पे किसी क्षेत्र में अगर सेना का चल रहा है तो वहां पे ये अधिकार निर्बंधन हो जाते हैं। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है अनुच्छेद 35 में। और इस प्रकार से मतलब क्या कहते हैं हम कि इसकी समरी की बात करते हैं, सारांश की बात करते हैं। तो मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर आते हैं तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान समग्र राइट अमेरिका। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय आत्मा का है। आप सोचो बताइए, तो अनुच्छेद 32 को कहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान का मतलब जब संविधान का निर्माण किया गया था तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, है ना, 7। राइट आंसर। वर्तमान समय में भारतीय नागरिक को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, 6। राइट आंसर। इसके बाद हमने मतलब कहाँ से आप पढ़ सकते हो, तो आप भारतीय शासन और राजनीति प्राचीन, भारत का संविधान, मध्य प्रदेश शासन अकादमी यूनिफाइड, इन सब चीजों से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं।